सियासी और सहाफती हल्के काफी अरसे से यह बात दोहरा रहे थे कि तहरीक इंसाफ में बतौर जमात जमहूरियत कम और बादशाहत ज्यादा है। जहां सिर्फ फर्द वाहिद की उजारादारी है, उसी का हुक्म अरफ आखिर समझा जाता है। पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों की पुरजोर मुखालफत के बाद भी इन मंसूबों को अमली जामा पहनाने से इस बात को मजीद तकवीत मिली। पहले पहल जो बात सरगोशियों में की जाती थी, सानहा 9 मई के बाद अब वो बातें सियासी और सहाफती हलकों के अलावा खुद तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा रहने वाले सरे बाजार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह बानी तहरीक इंसाफ फैसले सादर करते और पॉलिसीज बनाते और इन्हें इन पॉलिसी से इख्तलाफ की भी इजाज़त नहीं होती थी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल समेत बहुत से सियासतदान इन्हीं पॉलिसीज के बाइस पार्टी से अलहदा हुए, लेकिन अब असद उमर जैसे इमरान खान के इंतहाई करीबी रहनुमा भी ये कहने पर मजबूर है कि हम पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए अपनी राहें जुदा की हैं। असद उमर जब से पार्टी से अलहदा हुए खामोश थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत में जैसे उन्हें बानी तहरीक इंसाफ ने नज़रअंदाज किया, यह असद उमर की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था, जिसके बाद वो गुज़श्ता रोज़ ही एक टीवी प्रोग्राम में दोबारा मंजर आम पर आए और अपने ही साबिका चेयरमैन के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट पेश कर दी और कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे थे उससे इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए अपनी पॉलिसीज की वजह से पार्टी का ओहदा छोड़ा। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आज तो इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, लेकिन 8 मई और यहां तक कि 9 मई के वाकयात रूनुमा होने तक वो पार्टी पॉलिसी के साथ नजर आते थे, बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते थे। जैसे ही वक्त ने पलटा खाया है, असद उमर ने भी पार्टी से राय जुदा कर ली। अगर असद उमर पार्टी पॉलिसी से नाला थे तो वो बर वक्त पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करके ये बातें कर सकते थे और अपनी ही जमात के रहनुमाओं को भी खबरदार कर सकते थे, लेकिन गुज़श्ता रोज से पहले वो पार्टी के उसूली मौक़िफ़ के ना सिर्फ हिमायती थे बल्कि हर तरह की मज़ाहमत का दिफा करते भी दिखाई देते थे। आज से पहले यानी अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, 9 मई से पहले का असद उमर क्या था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जब अगला इलेक्शन आएगा और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामेंट में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असद उमर ने गुज़श्ता रोज -1 की मुखालिफत भी की और 2 कदम पीछे हटने की बात भी की। उनकी बातों से महसूस हुआ जैसे वो शाह महमूद कुरैशी फार्मूले की हिमायत में सामने आए हैं। दूसरी जानिब असद उमर से पहले और बाद में पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा भी अब ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे वो पार्टी छोड़कर किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर पशेमा है। ये परेशानी इसलिए भी है कि पीटीआई से टूटने वालों को जो छतरी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सूरत में मुहैया की गई, वो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही ग्राउंड होती भी, लैंड करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें शामिल रहनुमा पहले पहल तो सिर्फ मुंह छुपाने पर इक्तफा कर रहे थे, अब खुल्लम खुल्ला इस पार्टी से तकरीबन इजहार लाताल्लुकी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महमूद मौलवी जैसे रहनुमा जो पार्टी के लॉन्चिंग पर सबसे ज्यादा नुमाया थे, अब ये कह रहे हैं कि उनके नाम के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान का रहनुमा होने का लेबल ना लगाया जाए। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में आए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जब उनको मंसूब किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक नज़र रखता है। नेगोशिएशन भी हो रही है, बातें भी हो रही है, क्योंकि अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से है। अभी मेरी कल ओन चौधरी साहब से भी बात हुई, जावेद तरीन साहब से बात हुई। सिर्फ डायनेमिक्स को हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उस डायनेमिक्स, उसकी वजह ये देखे ना, मुझे देखना है कि मेरे साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, क्या मंशूर होगा, किस किस्म से होगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा ना। मैं कोई स्टेटमेंट वेट देना नहीं चाह रहा हूँ मेरे, और ना मैं इस वक्त किसी और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इस वक्त ओपन रख रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं फैसला कर लूंगा, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती ना तो ज्वाइन करना, स्टेटमेंट देना कि ज्वाइन कर लिया, ये जो है मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुछ बैकफुट पर होने की वजह से अब किसी नए सेटअप की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। वो सेटअप इस बार पंजाब की बजाय केपी से नमूदार होने की तवक्को की जा रही है और खबरें हैं कि परवेज़ खटक की जानिब से केपी में तहरीक इंसाफ के मुतबादल के तौर पर एक मजबूत ग्रुप बनाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, जिसमें केपी के बहुत तगड़े रहनुमा शामिल हो गए और वो 2-3 ऐसे लोग भी बानी तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देंगे जो अब तक उनके साथ खड़े थे। अब बहुत सारी कयासत रूमर्स हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है बात करेंगे। तर्जुमान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना यह आपका आखिरी फैसला है या इसमें कोई लचक की गुंजाइश है या जिसे कहें यू टर्न की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आपने तो वैसे ही जज की तरह पूछा है। वो जज जब फांसी की सजा देने लगता है तो कहता है यार कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ जरा। ऐसा क्यों लगा वैसे आपको चौहान साहब? मेरे सवाल से आपको ऐसा क्यों लगा?
आपने इस तरह पूछा, आपका आखिरी फैसला। जनाब, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया कि पीटीआई के जिसके अंदर 16 साल मैंने लगाए, मैंने अपना वक्त, जान, माल, पैसा, कारोबार, ख़ानदान सब कुछ दांव पे लगाया, पर्चे झीले, मारें खाई, हमले हुए, हर किस्म की कुर्बानी दी, हमने उसको ज़ाया नहीं होने देना। और ये तहरीक जना इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है, उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पीटीआई की वो सारी लीडरशिप कि जो 5 साल से लेके 25 साल से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही थी, और बासलाहियत लोग हैं, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, वजारत का, सूबाई वजारत का, वफाकी वजारत का एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते थे। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और मजबूरन बनाया। हमने शौक़ से जो है वो पार्टी को इस हालत तक मैंने नहीं पहुँचाया, जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं पहुँचाया, अलीम खान साहब ने भी नहीं पहुँचाया। ये पार्टी अगर 9 मई को खुदकश हमले के तहत तबाह बर्बाद हो रही है तो वो पार्टी के लीडर की पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और जब पार्टी बिल्कुल इस हद तक पहुंच गई कि जिस पे अब उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो जनाब हमने अपना रास्ता तो बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, मैंने आपसे क्यों पूछा करनी है। मैंने वो शॉट भी प्ले किया है महमूद मौलवी साहब का, गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, और वो कहते हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान अभी ये कोई आखिरी फैसला नहीं है कि मैं इस पार्टी में हूँ। हमने पूछा अली जैदी, इमरान इस्माइल, दीगर क्या उन्होंने फैसला कर लिया? वो कहते हैं उनका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी ये फैसला होना बाकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा कि आपका हतमी फैसला है या यहाँ भी मामला गोली है? आज महमूद मौलवी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरी इस्लाम दुआ भी नहीं है उनसे, ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। ये 2 फंक्शंस में आए थे लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से उनका जो जेस्चर है ना उसके ऊपर। पहला इन्होंने जेस्चर जो दिया जनाब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब पहुँच गए अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने, और वहाँ पे जो इन्होंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, जी, वो बड़ा अजीबोगरीब था। फिर उसके बाद डिनर पे वही लोग आए थे जो अपनी मर्ज़ी और अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी विल और अपनी विश के तहत वहाँ पर आए थे। चलो डिनर में भी आप आ गए, आपको एक एक्सक्यूज़ दे दें कि यार डिनर में तो हम वैसे ही आ गए, खाना खाने आ गए, कोई दोस्ती का लिहाज करके आ गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनाब बिल्कुल स्टेज के ऊपर कंधे से कंधा मिला के अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप 12 दिन से आप अजीबोगरीब किस्म का राग अलाप रहे हैं। तो मुझे तो समझ से बाहर है इनका महमूद मौलवी साहब। देखिए, अब इससे तासुर ये मिल रहा है ना कि जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर रही है, ये इस तरह का ये पोस्ट कर रहा है कि उससे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लैंड कर रही है। तो ये किस मिशन पर है चौहान साहब? एक बात रेहान भाई बिल्कुल क्लियर सुन लें, और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मैं मैसेज दूंगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार के लिए अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह बनी है। हमने इक़्तिदार हासिल करना है, सूबे का भी, KPK का भी, पंजाब का भी और वफाक का भी। ये उसके लिए बनी है, ये बेकार के लिए नहीं बनी, ये इक़्तिदार के लिए बनी है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने पीटीआई के उन कायदीन को ज़ाया नहीं होने देना जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की मुल्क दुश्मन पॉलिसी, रियासत दुश्मन पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से आज पीटीआई को इस नहज तक ले आए कि 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद जो अब तक हो रहा है, हमने इन पॉलिसियों के जद में नहीं आने देना पीटीआई के उन कायदीन को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल मुल्क और कौम की खिदमत की है। प्रिंसिपली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, प्रिंसिपली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी बेकार नहीं, इक़्तिदार के लिए बनी है। मतलब वो काफ़ी और रदीफ वाले चौहान साहब आज मुझे फिर नजर आ रहे हैं। इक़्तिदार कैसे मिलेगा? आपने कहा पीटीआई के वो कायदीन। अब मैं फवाद चौधरी की बात करूं, इमरान इस्माइल की बात करूं, अली जैदी की बात करूं, समहाउ आपके बारे में भी लोग कहते हैं भी इलेक्टेबल्स तो नहीं है, इनका वोट बैंक तो बल्ले से था, अब ये वोट बैंक कहां से आएगा और ये कैसे नशिस्तें निकालेंगे? यार आप मुझे बताएं कि बल्ले का वोट जनाब 1997 के इलेक्शन में कितना था? बल्ले का वोट 2002 के इलेक्शन में कितना था? बल्ले का वोट 2013 के इलेक्शन में कितना था? रेहान भाई आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हो, आपके तो टिप्स होना चाहिए। जब पार्टियां बनती हैं
तो वो मैं बता देता हूं पंजाबी आपको, मुहावरा है कि 96 में इमरान माँ के खान पेट साहब में की से एक तो कोई सीट लीडर थी। बन के नहीं आता। फिर 2002 के अंदर तो जो कुछ हुआ आपने देखा, 2008 में नहीं, वैसे एक बाइकआउट नहीं कर थी। दिया, एक नहीं थी, मियां वाली से इमरान खान साहब ने सीट एक निकाली नहीं थी जी। 97 में एक भी नहीं थी, 97 में एक भी नहीं थी, 2002 में एक थी, 2008 में वैसे बाइकआउट कर और गया जमानतें जब्त हुई थी सारों की, जी। ठीक है ना। 2008 का जनाब एपीडीएम के तहत बाइकआउट हो गया था। फिर अल्लाह बख्शे जनरल शुजा पाशा साहब को, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को, और फिर जनरल फैज साहब को। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि वोट जो है ना, वो लीडर भी कोई माँ के पेट में से बन के नहीं आता, तो पार्टियां भी जनाब बनते सारी जनाब आप कहें कि एक दिन पहले बनी और अगले दिन इक़्तिदार में आ जाए। हम ये हमारे पास 3, 4, 5 महीने हैं, इंशाल्लाह मेहनत करें।